हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 3 नवंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का है। तो आज हम लोग 76 क्वेश्चन नंबर 76 के आगे से स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट नंबर 5 में के नाम से होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक व शेयर भी करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, दिए गए परिपथ में आई का मान क्या है। इसमें देखिए ये सर्किट दिया गया। इस सर्किट में हमें करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 80 वोल्ट दिया गया है, 80 वोल्ट, और यहाँ पर 20 वोल्ट है और यहाँ पर 30 वोल्ट है। अब इसमें देखिए एक क्लोज पाथ बन रहा है। इस क्लोज पाथ में एक डायरेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और साइन को ध्यान में रखते हुए वोल्टेज की वैल्यू को जोड़ लेंगे और टोटल आर की वैल्यू जोड़ लेंगे। हमें क्या निकालना है, आई इक्वल टू होता है वी अपान आर। हम टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज या अलजेब्रिक सम का वोल्टेज निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि यह पॉजिटिव साइन लेंगे। 80 वोल्ट प्लस 80 वोल्ट। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस, ये भी प्लस माइनस से प्लस की तरफ निकल रहा है, इसलिए ये भी प्लस 30 डिग्री साइन देंगे, 30 वोल्ट देंगे साइन इसका। अब यहाँ पर माइनस से बाहर हो रहा है, देखेंगे ये माइनस साइन के साथ में निकल रहा है, इसलिए -20 वोल्ट इसको रखेंगे। अब इसको टोटल जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 3 11 110, 110 में से 20 के 90, टोटल वोल्टेज 90 वोल्ट हो गया। अब टोटल आर की वैल्यू देखिए, सभी सर्किट एक दूसरे के सीरीज में जोड़ा गया है, इसलिए सभी को आर को हम जोड़ लेते हैं। आर की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 10 ओम है, 10 7 17 5 22, 22 8 30 हो गया। आर की वैल्यू कितना हो गया, आर की वैल्यू हो गया आर बराबर 30 ओम। अब आई की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, 90 वोल्ट डिवाइड बाई आर की वैल्यू 30 ओम है। इन दोनों को कट करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 एम्पियर होगा। इसमें आंसर डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द रजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, द रजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। इसमें देखिए इसकी रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए मेटेलिक कंडक्टर है, उसकी रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में, इंक्रीज विथ द राइज टेम्परेचर। अगर देखिए किसी मटेरियल या किसी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रजिस्टिविटी रो की वैल्यू है, ओममीटर की वैल्यू है, ये है बढ़ता है। यह टेम्परेचर के साथ साथ यह बढ़ता है। तो यह दो चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर पर और दूसरा मटेरियल पर। जैसा मटेरियल होगा वैसा उसका रजिस्टिविटी होगा। दूसरा साथ में टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रजिस्टिविटी की वैल्यू भी चेंज होती रहे। इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगा, डिक्रीज करने पर यह डिक्रीज होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में देखेंगे यहाँ पर दिया है निम्न आकृति में, यहाँ पर दिया है निम्न आकृति में, यहाँ पर स्पेस दिया है, फिर ये सिग्नल है। ये कौन सा सिग्नल है, ये देखेंगे एसी सिग्नल इसको बोलेंगे। एसी सिग्नल में साइन वेव का सिग्नल है, एसी में ये साइन वेव है, इसको बोलते हैं साइन वेव। तो इसलिए इसका साइन वेव, देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये साइन वेव या ज्या तरंग हिंदी में बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस परीक्षण में दो समान सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए जो देखा जाए तो संपन्नर टेस्ट में दो समान सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे संपन्नर टेस्ट को हम बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें दो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर को, प्राइमरी वाइंडिंग को हम पैरेलल ले जा करके फेज न्यूट्रल से जोड़ देते हैं, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसको एक दूसरे के सब्सट्रैक्टिव मोड में या सब्सट्रैक्टिव पोलरिटी में हम इसको जोड़ करके ले जा करके इसको भी सप्लाई से इनर्जाइज कर देते हैं।
फिर इसको हम फुल रेटेड करंट फ्लो करा करके इससे संपन्न टेस्ट से हम टेम्परेचर राइज को टेस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर 80, ब्रेजन प्रक्रम यानी ब्रेजिंग प्रोसेस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन बी केवल भराव बिंदु यानी कि जो फिलर मटेरियल होता है या फिलर मेटल जो होता है वही पिघल करके वह ब्रेजिंग के प्रोसेस में यूज करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए जो चिपकने वाली मटेरियल है, यानी किसी पे जैसे हम सोल्डरिंग करते हैं या ये सोल्डरिंग से इसको हार्ड सोल्डरिंग उसको बोलेंगे। तो जैसे एक मटेरियल है, एक मटेरियल पे दूसरे मटेरियल को चिपकाना है तो इसमें जो फिलर लगाएंगे, फिलर को हीट करेंगे तो इसी फिलर के माध्यम से यह मेल्ट कर जाएगा और इसी की हेल्प से यह उस मटेरियल पर चिपकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 81 में देखेंगे निम्नलिखित में से किसके लिए ओम के नियम लागू नहीं होता है? अब देखिए इसमें जीनर डायोड में नहीं लागू होता है। जीनर डायोड में देखेंगे कुछ इसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं, कुछ इस तरीके जैसे हम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं फिर यह कंडक्ट कर जाता है। जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में ही यूज किया जाता है। इसमें देखिए उसी प्लेस पर जहाँ लीनियर डिवाइस होती है वहीं पर ओम का नियम लागू किया जाता है और यह इसमें फॉलो नहीं करता है, यह नॉन लीनियर है इसलिए इसमें नहीं फॉलो होगा। चलिए इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 82, 82 में एक तुल्यकाली मोटर है, एक तुल्यकाली मशीन के वी वक्र में एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष का प्रचाल क्या होगा? अब देखेंगे वी कर्व जो बनाया जाता है कुछ इस तरीके बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आर्मेचर करंट होगा, इसको हम आई ए बोलेंगे और यहाँ पर आई एफ बोलते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में ड्रा किया जाता है। तो जब इस तरीके ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरीके के ये कर्व बनता है। तो ये जो कर्व बनता है तो यहाँ पर यह एक्स लाइन है और यहाँ पर वाई लाइन है। अब देखेंगे एक्स लाइन और वाई लाइन, यहाँ पर एक्स एच का प्रचाल क्या होगा? तो हमें एक्स को पूछा जा रहा है तो यह फील्ड करंट होगा यानी क्षेत्र धारा होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। और अगर वाई लाइन के लिए पूछता तो वाई के लिए होता आर्मेचर करंट होता, तभी इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, एक डीसी जनरेटर के संदर्भ में अभिलक्षणों को प्राप्त करने के लिए शून्य लोड, जीरो लोड परीक्षण किया जाता है जिसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं या मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो टेस्ट किया जाता है सीरीज शंट कंपाउंड हर मोटर के लिए सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है और इसमें नो लोड शून्य लोड पर जो टेस्ट किया जाता है जनरेटर में इसको हम मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हाँ क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए दिए गए परिपथ में नोड और शाखाओं की संख्या कितनी है? इसमें नोड पहले नोड बताना है, दूसरी बार में हमें शाखाओं या ब्रांच की वैल्यू को चेक करना है। अब नोड देखिए, नोड पे जहाँ पर जो है दो ब्रांच मिलती है उसी को हम नोड बोलते हैं। देखिए एक नोड यहाँ पर है, दूसरा नोड यहाँ पर है, ये तीसरा नोड यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे ये नोड सभी एक ही सर्किट है इसलिए इसको एक नोड बोलेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे पूरा एक ही है, एक ही कंडक्टर है इसलिए इसको एक नोड बोलेंगे। तो यहाँ नोड की संख्या अगर देखेंगे नोड की वैल्यू 3 है। अब ब्रांच की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर एक ब्रांच ये हो गया यानी कि ये देखिए मिलाने वाली जो लाइन है नोड से, एक ये हो गया, एक और दो और ये 3, एक 4, एक 5, सभी एलिमेंट को अलग अलग हम जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगी वो ब्रांच होगी। ब्रांच की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 3 और 5 कहीं शो कर रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 85 में देखते हैं। हाँ 85 में देखिए बीएच वक्र में निम्नलिखित पास को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ देखिए एक लूप दिखाया गया है, ये जो लूप दिखाया गया है इस लूप को हम क्या बोलते हैं? इसको बीएच वक्र लूप भी बोलते हैं और इसे हिस्टैरिसीस लूप भी बोला जाता है। तो इसको हम हिस्टैरिसीस लूप यानी कि सी ऑप्शन सही होगा।
इसमें सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में दिए गए परिपथ में डायोड की स्थिति क्या होगी? दिए गए परिपथ में डायोड की स्थिति क्या होगी? अब देखिए डायोड की स्थिति में देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये टर्मिनल निगेटिव से। अब ये एनोड है, इसको हम इधर साइड में एनोड यानी कि ये जो दिख रहा है ये एनोड है, तो इधर साइड में डायोड का कैथोड है। यानी कि एनोड को जब हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, कैथोड को जब निगेटिव से जोड़ते हैं तो यह फॉरवर्ड बायस होता है, और इसके अपोजिट में रिवर्स होगा। यानी कि इसको अगर हम निगेटिव से जोड़ते हैं और इसको पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो रिवर्स हो गया। तो इसमें अग्रभ्नति को हिंदी में फॉरवर्ड बायस बोला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, लैंप को मध्यम डिमिंग करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली का नाम क्या है? अब देखेंगे इसमें दिया है ADLI, DALI, LIDA, ILDA, तो ये होता है इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा सही। ये DALI डाली, DALI, इसका मतलब ये डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस। यह एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम की हेल्प से किसी लैंप को डिमिंग या एक कह सकते हैं प्रोग्रामेबल लाइट की व्यवस्था किया जाता है। इससे इसकी कंट्रोलिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर डेकोरेशन या कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो ऐसे प्लेस पर इस तरीके के सिस्टम को यूज करते हैं। तो इसलिए डॉली का फुल नेम है डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ 88, क्वेश्चन नंबर 88, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 10⁻19 जूल होता है। इसको भी सीधा याद ही करने का एक रास्ता होता है, नहीं तो कन्फ्यूजन में आंसर देने से नेगेटिव मार्क ज़्यादा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 EV इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। इसको जेक मतलब होता है जूल, तो ये जूल होगा। तो अब देखेंगे सी वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती है, ये भी कैंसिल हो जाएगी। अब जे वैल्यू मिल रहा है 2, यहाँ 1.6, यहाँ निगेटिव दिया गया है, यहाँ निगेटिव नहीं होगा, यानी कि हमें ये पॉजिटिव आंसर में देना होगा। तो ये हो गया, तो इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में फुल चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल कैन बी जज्ड फ्रॉम। तो जैसे मैंने कि अगर मान लीजिए फुल चार्जिंग हो रही है, फुल चार्जिंग हो गई है लेड एसिड बैटरी, इसको हम कैसे अनुमान लगाएंगे? तो उसमें क्या है कि उसके देखिए वेंट प्लग को अगर हम खोलेंगे तो उसमें से गैसिंग का आभास होता है, तो इसी के हेल्प से हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि यह बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। गैसिंग के माध्यम से हम इसको पता लगा सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में देखेंगे, यदि E1 प्रेरित वोल्टेज F आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी N1 प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या फ्लक्स N1 प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या है, 5 मैक्स क्रोड का अधिकतम फ्लक्स है, अभिवाह मान के मतलब फ्लक्स। तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में प्रेरित EMF है, RMS मान सही व्यंजक का फार्मूला क्या होता है? देखिए इसमें प्राइमरी हो या सेकेंडरी होता है, दोनों का फार्मूला एक ही होता है, इक्वल टू होता है 4.44
NF5M ये होता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो इसमें ये वाला सही मिल रहा है। इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा, तो इसमें ये ऑप्शन। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।